व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वर्डप्रेस चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। और आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है पुर्तगाल में हम बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इसकी मैं आपको पूरी गाइडलाइंस दूंगी, इसके बिज़नेस का पूरा प्रोसेस भी बताएंगे और किन किन शहरों में ये ज़्यादा बिज़नेस आपका चल सकता है वो भी बताएंगे। सो गाइस, पुर्तगाल में आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आपको बिज़नेस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ही वेलकमिंग है और ये फॉरेनर्स को भी वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने की अलाउ करता है, परमिशन देता है। सबसे पहले इधर चीज़ आ जाती है कि ये इसलिए भी अलाउ होता है और उधर जाना भी इसलिए आसान होता है क्योंकि लो कॉस्टिंग है, उधर रहने का इतना खर्चा भी नहीं आता। इसका स्टार्टअप भी, वीज़ा वगैरह सब कुछ फ्रेंडली है, पॉलिसीज़ भी इसकी अच्छी हैं, EU मार्केट एक्सेस भी इसके पास है, बॉमिंग टेक एंड टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। और इसकी टॉप सिटीज़ जो हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हैं वो लिस्बन, पार्टो है, बारगा आ जाती है और फारो आ जाती। अब बात आ जाती है कि आपने वीज़ा और रेजिडेंसी के लिए परमिट कैसे हासिल करना है। तो अगर आप EU, EEA और स्विट्ज़रलैंड से नहीं हो तो आपको एक लीगल रेजिडेंसी चाहिए पुर्तगाल में बिज़नेस शुरू करने की और उधर रहने की। तो अगर आप पुर्तगाल में बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आपको D2 वीज़ा यानी एंटरप्राइजर्स का वीज़ा लेना पड़ता है एज अ बिज़नेस ओनर के लिए। पुर्तगाल में बिज़नेस शुरू करने की रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो बिज़नेस प्लान होना चाहिए ना, वो आपके पास सारा क्लीन होना चाहिए। और अगर बात की जाए कि आप वीज़ा कौन सा ले सकते हैं, तो दो तरह के वीज़ास पुर्तगाल के लिए मिलते हैं। एक डिजिटल नोमैड वीज़ा आ जाता है और एक गोल्डन वीज़ा है, वो सिर्फ कुछ मेजर इन्वेस्टर्स के लिए है। अब इसकी दूसरी शर्त ये आ जाती है कि आपने अप्लाई करना है VIA के लिए, पोर्चुगीज़ के VIA के लिए, या तो अपने होम लैंड से, मतलब अपने खुद की कंट्री से, या फिर इमिग्रेशन ऑफिस से भी आप ये करा सकते हैं। अभी आपको बता देते हैं कि आप पोर्चुगीज़ का टैक्स नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में NIF भी कहा जाता है। तो पहले आपको एक NIF चाहिए होगा और वो कैसे करना है आपने, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक अपना पोर्चुगीज़ में रेंट करना पड़ता है ऑफिस या अपार्टमेंट, और आपको एक बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है। फिर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, और वो भी आपने कैसे करनी है, आपको फाइनेंस विज़िट करना पड़ता है पुर्तगाल में, और अपना पासपोर्ट साथ लाना पड़ता है। और अगर आप कोई वहाँ के रहने वाले नहीं हो, मतलब आप पोर्चुगीज़ के ऑफिशियल रहने वाले नहीं हो, उनके लोकल्स में नहीं हैं, तो आपको फिर अपने लिए या तो लॉयर हायर करना पड़ता है या फिर आपको एक अपनी अकाउंटेंट रखनी पड़ती है। अब बात आ जाती है कि आपको अपना बैंक अकाउंट जो है पुर्तगाल में खोलना ही पड़ता है, अपना बैंक अकाउंट एक रखना पड़ता है, और ये रिक्वायर्ड है। अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आपको अपना बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा पुर्तगाल में। अब पुर्तगाल में अगर आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, कौन से इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले इनको आपका NIF चाहिए होता है, यानी कि आपका टैक्स नंबर, जो कि मैंने आपको पहले जिसका प्रोसेस बता दिया है। फिर इन्हें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। फिर इन्हें आपका प्रूफ चाहिए होता है कि आपका एड्रेस जो है पुर्तगाल में है। फिर आपको देना पड़ता है इनको अपना बिज़नेस प्लान और एक्टिविटी प्रूफ। अब आपको बिज़नेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ मेजर बैंक्स बता देते हैं जो कि सबसे पॉपुलर माने जाते हैं। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है मिलेनियम BCP, नोवो बेंस्को और सैंटेंडर टाडो, और फिर लास्ट पे आ जाता है कोएक्सा जरल डी डिपॉजिट। बात आ जाती है कि आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं पुर्तगाल में। आप लोग ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कंपनीज़, वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको बोलें कि आप अपनी जो कंपनी है ना, इन पर्सन में, यानी खुद से वहाँ पर आके रजिस्टर करो। अब सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप वहाँ पर जाके एम्पर्सा नाहोरा से अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, और ये सिर्फ 1 घंटे में आपको आपकी कंपनी जो है ना रजिस्टर करके दे देती है। इसकी सर्विस भी अच्छी है और इसकी जो फास्ट सर्विस है ना वो भी सबको अच्छी लगती है। फिर उसके बाद आपको अपनी कंपनी का अच्छा सा नाम ढूंढना पड़ता है, लेकिन वो आपको नाम अप्रूव भी कराना पड़ता है, और आपकी कंपनी के टेम्पलेट्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। और इसकी कॉस्ट तकरीबन आ जाती है
360 से 500 पुर्तगाल यूरोस। अब कंपनी रजिस्टर करने का जो है ट्रेडिशनल रजिस्ट्रेशन तरीका क्या है वो भी आपको बता देते हैं। आपको सारे ना अपने पुराने या फिर कुछ भी ऐसे जो एसोसिएशंस के आर्टिकल्स हैं ना, वो आपको सबमिट कराने पड़ते हैं कमर्शियल रजिस्ट्री ऑफिस में। ये काम थोड़ा टाइम ले लेता है, मतलब काफ़ी स्लो इसकी सर्विस भी है, लेकिन आप वहाँ पे रश बहुत देखेंगे, मतलब वहाँ पे हमेशा रश रहता है। अब ये सब करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास आएंगी और क्या क्या चीज़ें आपको रिसीव होंगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा NIPC यानी कंपनी टैक्स ID, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, फिर कंपनी एक्टिविटी कोड मिलेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको वर्ड बताएं तो वो CAE है। अब बात कर लेते हैं कि आपको टैक्सेस में कैसे रजिस्टर करना है और इसकी सोशल सिक्योरिटीज़ क्या है। अब आपने जब अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली हुई है तो फिर उसके बाद ये रिक्वायर्ड है, ये प्रोसेस जो रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको फाइनेंसिस यानी टैक्स ऑफिस में रजिस्टर करना ही पड़ता है। आपको सबसे पहला आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स यानी IRC, 21% इसमें से आपका डिपॉजिट जाता है। फिर आ जाता है वैट यानी IVA, 6%, 13% या 23%। ये डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज और आपके गुड्स पे। अब बात आ जाती है आप सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। एज अ बिज़नेस ओनर यानी कि अगर आप अपने बिज़नेस के ओनर हैं या फिर आप एक स्मॉल ट्रेडर हैं, फिर भी आपको इधर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। आपको इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। यूजुअली इसमें आ जाता है 21.4% जो कि कंपनीज़ में जाता है। फिर आपको अपने सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज कराने पड़ते हैं, ताकि आपका इशू हो जाए कि आपका सारा कुछ लीगल है और इनवॉइसिंग सारी क्लियर है। अब बात आ जाती है कि आपने अपना ऑफिस स्पेस कैसे रेंट करना है और रजिस्टर अपना कंपनी एड्रेस कैसे करना है सारा। तो ये चीज़ जो है ये रिक्वायर्ड है, ये आपको रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगी और ये आपके बिज़नेस में भी ना काफ़ी हेल्प करेगी, और सबसे स्पेशल ये आपके वीज़ा में हेल्प करेगी। अब पहला इसमें ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास होम ऑफिस होना चाहिए। अगर ये अलाउ है तो फिर आपके पास होना चाहिए कोवर्किंग स्पेस। लिस्बन में ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर आ जाता है कि आपके पास वर्चुअल ऑफिस होना चाहिए। ये मतलब इसका ज़रूरी काम है, ये रिक्वायर्ड है और ये आपको करना ही पड़ेगा। अब स्टाफ्स हायर करने का क्या सिस्टम आ जाता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर आपने स्टाफ हायर करना है तो आपको उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पास करने पड़ते हैं। फिर आपने अपने स्टाफ्स की सोशल सिक्योरिटीज़ की भी कॉन्ट्रैक्ट रखने पड़ते हैं। फिर उसमें आ जाता है लेबर लॉज, यानी फिर उसमें लेबर लॉज में जो लॉज आ जाते हैं बीच में वो आ जाता है विम वेज आ जाता है, हॉलीडेज़ और बोनस और आर्स का मतलब ये हो गया कि जितने घंटे वो आपके पास काम कर रहे हैं। अब आपने अपना स्टार्टअप ऑपरेशन कैसे करना पड़ता है आपको, और आपका वहाँ पे रहने का क्या होगा वो भी मैं आपको बता जाती हूँ। इसमें पहले आपको आ जाता है कि आपने अपनी फ़ाइल्स जो है ना वो वैट को रिटर्न करनी होती हैं, और आपने अपनी मंथली सबमिट करनी पड़ती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आपको उधर के लोकल के साथ काम करना पड़ता है। वही बात आ जाती है कि आपको अकाउंटेंट अपने पास रखनी होती है, और आपको अपना वीज़ा और रेजिडेंसी ये आपने परमिट जो है हमेशा रिन्यू कराना होता है 1 से 2 साल में। अभी बात आ जाती है कि आपका इसमें एक्सपेंसेस क्या हैं और आपकी इसमें एक्सपेंसेस में सारी कॉस्ट कितनी को लगेगी। पहला इसमें आ जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। इसमें आ जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, 360 से 500 पुर्तगीज़ यूरोज़। और फिर इसमें आ जाता है बिज़नेस बैंक अकाउंट डिपॉज़िट। कभी इसमें लग जाता है 1 यूरो और फिर इसमें कभी कभी आ जाता है 5000 तक यूरो, यानी ये बढ़ता है, आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है जैसे मैंने पहले बताया। फिर ऑफिस और कोवर्किंग रेंट आ जाता है 200 यूरो से 1000 प्लस यूरोज़ जाता है। ये लीगल सपोर्ट आ जाता है इसमें 200 से 1000 यूरोज़ इसमें चला जाता है। फिर इसमें D2 वीज़ा एप्लीकेशन आ जाती है 90 यूरो से 150 यूरो तक। फिर इसमें अकाउंटेंट का आ जाता है जो कि आपको मंथली देना पड़ता है।
100 से 200 यूरोस तक। अब मैं आपको कुछ बिज़नेस आइडियाज़ दे देती हूँ जो आप पुर्तगाल में शुरू कर सकते हैं 2025 के हिसाब से। आप टूरिज़्म शुरू कर सकते हैं, फिर आपका आ जाता है टेक सेटअप और डेवलपमेंट, फिर ई कॉमर्स आ जाता है जो कि है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फिर आ जाता है रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी, फिर लैंग्वेज स्कूल और ट्यूटरिंग, और फिर आ जाता है आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, फिर क्रिएटिव सर्विस यानी कि ऐसी सर्विस जिसमें फ़ोटोग्राफीज आ जाती हैं और डिज़ाइनिंग्स वगैरह आ जाती हैं। अब बात आ जाती है कि फॉरेनर्स के लिए इसमें टिप्स क्या हैं। तो पहले अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो पुर्तगाल में, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपना लॉयर हायर करना पड़ेगा जो वहाँ का लोकल हो। आपने कोई फॉरेनर को हायर नहीं करना। आपको कुछ बेसिक पुर्तगीज़ आनी चाहिए, और आपका जो बिज़नेस स्टार्टअप है ना वही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपके बिज़नेस प्लान्स अच्छे होने चाहिए, और आपके जो सारे सर्टिफिकेट आप यूज़ करोगे ना उसमें इनवॉइसिंग सारी स्टार्टअप से ही होनी चाहिए, वरना आपका काम उधर आसान नहीं होगा। आपको फिर बार बार बैंक्स के इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ हम आपको लेके आते रहेंगे, और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की बिज़नेस आइडियाज़ भी लेकर आएंगे और साथ उसके बिज़नेस का प्रोसेस भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं एक और